जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, यह 2025 के लिए परीक्षा हेतु दोस्तों डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। अब इस बुक का इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप लोग डेली वाइज पे यदि देखते हैं तो आपको पता ही होगा। क्या चलिए हम लोग सेट प्रैक्टिस सीधे लगाते हैं। और कौन सा क्रम है हम लोग का बाकी दोस्तों, तो वो है सेट नंबर आज 12 होने वाला है। बिहार डीएलएड परीक्षा 15/9/2022 में पूछे गए प्रश्न। टोटल आपको कितने मिलेंगे? 150 क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि 2022 में आपको पता ही है 150 क्वेश्चन पूछा जाता था। 2023 से नई अपडेट करा है कि 120 ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आइए 150 क्वेश्चन को हम लोग लगा के देखते हैं। स्कोर क्या रहता है अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसे ही ये आपका प्रीवियस ईयर खत्म होगा ना दोस्तों, उसका मैराथन क्लासेस भी आप लोग के लिए ला दिया जाएगा, ठीक है। मैराथन जैसे आ जाएंगे उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस किया जाएगा। मॉडल प्रैक्टिस आने के बाद इसका भी मैराथन होगा। जस्ट इसके बाद जो है दोस्तों दूसरी पब्लिकेशन आप जो बोलोगे उसके अकॉर्डिंग अगला पब्लिकेशन भी चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए बिहार डीएलएड परीक्षा 15/9/2022 में देखते हैं। पहला सेक्शन हम लोग का सामान्य हिंदी आता है। देखिए सामान्य हिंदी में क्वेश्चंस क्या बन रहा है। पहला आप देखेंगे कि बालक के कारक के जो है कितने भेद है, ये आपको बताना है। बता दीजिए कितने भेद है, कारक के कितने भेद है। तो कारक के टोटल भेद है 8। और वो कौन कौन है 8 भेद दोस्तों, तो आप देखेंगे। सुनिए, कर्ता कर्ता है, ठीक है। कर्ता ने, ठीक है। इसका विभक्ति भी बताते चलते। कर्ता ने कर्म को, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, करण से। कर्ता ने कर्म को करण से, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा। कर्म से संप्रदान, संप्रदान को या फिर के लिए, है ना, को या फिर के लिए, ये होता है संप्रदान। ये तो हमारे 4 हो गए। अब और 4 बाकी। तो ये देखिए आपादान, आपादान, आपादान से, है ना। एक और कहाँ पे से था, तो करण से था, याद है ना। तीसरा में हम लोग बोले कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को या के लिए आपादान से, और संबंध। संबंध में आप देखेंगे दोस्तों, तो संबंध में क्या है, का के की रा रे री ना ने नी, ये सब आता है। अधिकरण में आप देखिएगा, अधिकरण में, तो अधिकरण में आता है आपका में पर, में पर आता है। इसमें क्या आता है दोस्तों, में और पर आता है, में पर आता है, ठीक है। और लास्ट जो आता है आपका संबोधन, संबोधन में है जी ओ जी अरे, ये सब आता है, ठीक है। चलिए ये 8 के 8 आपने देख लिया। देखिए आगे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, हमें देखना है। तो आइए हम लोग रीड करके देखते हैं कि वाक्य में कौन सही है। देखिएगा, कह रहा है क्या कि पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का जो है अंत हो जाएगा। ये तो सही लग रहा है ना। आइए दूसरा पढ़ के देख लेते हैं। तब शायद वह अवश्य वह तब शायद वह अवश्य आएगा। ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है दोस्तों, है ना। अगला देखिए, यह बात कोई को मत कहना है, यह बात कोई को मत कहना है, यह भी यहाँ पे गलत लग रहा है। होना क्या चाहिए कि मतलब कि वह बात जो है कोई को मत कहना, मतलब वह बात किसी को मत कहना, ये होना चाहिए था ना। ये देखिए, सड़क में भीड़ जुट गई, सड़क में भीड़ जुट गई, इसका क्या होना चाहिए, सड़क पर भीड़ लग गई, ये होना चाहिए था। तो ये भी आपका गलत हुआ। यानी आंसर हमारा क्या बना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन गया आपका। क्या कह रहा है हम लोग का कि पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार हमें ढूंढना है। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, यहाँ पे व्यंग कसा जा रहा है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, व्यंग कसने का मतलब है विरोधाभास। आंसर बी बनेगा। पत्थर कहीं क्या मुलायम होता है, तो ये एक तरह से विरोधाभास का उपयोग किया जा रहा है ना। आगे देखेंगे, काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे उस साहित्य में डैश कहा जाता है। उसे साहित्य में क्या कहते हैं, तो उसे साहित्य में अलंकार कहते हैं ना। सुशोभित कर देना, आंसर बी करेक्ट होगा आपका। अगला बताइएगा, संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं। संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं, संज्ञा पदबंध कहेंगे उसे। आंसर ए करेक्ट बनेगा आपका। देखिएगा अगला प्रश्न, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बैरे उजियारे उजियारे करे बढ़े अंधोरे होए। इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो आप बता देंगे। इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार, है ना। करेक्ट आंसर आप राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा आपका। श्लेष मतलब क्या होता है, मिलता हुआ, चिपका हुआ, है ना। आगे देखेंगे, कह रहा है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। रस सिद्धांत जो है उसके प्रवर्तक कौन है, तो आंसर बताएंगे भरत मुनि है। कौन है, भरत मुनि। आंसर सी बताएंगे। बताइए, अपलक नभ नी अपलक नभ नील नयन विशाल में कौन सी अलंकार है। अपलक नभ नील नयन विशाल में कौन सी अलंकार है, तो इसमें अलंकार है दोस्तों, इसमें कोई नहीं है ना। ना ही अनुप्रास है, ना ही यमक है, ना ही उपमा अलंकार है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध मतलब गलत कौन है, आइए पढ़ के देख लेते हैं गलत इसमें कौन आ रहा है। कह रहा है कि गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो होना क्या चाहिए यहाँ पे, तो गया में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, ये होना चाहिए ना। देखिए प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, सही है। धीरे धीरे ध्यान से चले, चलो ठीक है। यह पुस्तक आपको कहाँ मिली, ये भी ठीक है। आंसर हमारा बना राइट आंसर है ये करेक्ट। देखिएगा कह रहा है कि ब्रज युद्ध में कौन समास है, ब्रज युद्ध में बताइए कौन सा समास है, तो ब्रज युद्ध में समास है बहुब्रीहि समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बहुब्रीहि समास होगा। बताइएगा तेज एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस हवा से बातें करती है, इस वाक्य में हवा से बातें करना का क्या मतलब है, क्या मतलब है बताएंगे। तो आंसर्स बताएंगे बहुत तेज दौड़ना, है ना। आंसर्स क्या बताएंगे, बहुत तेज दौड़ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, अशुद्ध को हमें चुनना है। आइए देख लेते हैं क्या है, कि तुमने अपनी कलम खो दी, ये तो सही है। आगे देखिए उसके आंख से आंसू निकल पड़ा, नहीं उसके आंख से थोड़ी, उसके आंखों से आंसू निकल पड़े ना, ये होना चाहिए, आंखों से होना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ये गलत हो गया, यानी आंसर नंबर हमारा बी करेक्ट बन जाएगा आपका। और देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना कि वह अपने आप जो है चलता जा रहा था, तो यहाँ पे चलता जा रहा था, ये पे ये जो है ना ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है दोस्तों, चलता जा रहा था ये होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका होगा बी नंबर बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या इसमें, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है बताएंगे। तो आंसर्स बताइएगा आचार्य विश्वनाथन है, आचार्य विश्वनाथ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। देखिए यह जीवन क्या है निर्झर है, में अलंकार क्या है आपको बताना है, यह जीवन क्या है निर्झर है, इसमें अलंकार आपको बताना है क्या बनेगा। तो आंसर बताएंगे रूपक अलंकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिएगा कह रहा है गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्न उत्तर देना है। देखिए कह रहा है भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी करता है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पकड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती और खेतों में लहराती फसलें और बागों के पके पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियां निम्नलिखित में से कौन सी है, कौन कौन सी है, तो यमुना गंगा गोदावरी ये सभी है। आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी बताइएगा। बताइए नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा, नीरव का शब्द संधि विच्छेद क्या होगा, तो निह जोर रव होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, निह जोर रव। अनुशासन शब्द का विशेषण बताइएगा, अनुशासन, अनुशासन शब्द का जो है विशेषण क्या होगा, तो आंसर्स बताएंगे अनुशासित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बताएंगे, अनुशासित होना। देखिए द्रुत विलंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है, किस प्रकार का छंद है, तो आंसर बताएंगे वर्णिक छंद है। कैसा छंद है, वर्णिक छंद है। आंसर सी बताएंगे। छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, लोकतिया का अर्थ क्या होगा, छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, इसका लोकतिया का अर्थ क्या बताएंगे, तो आंसर्स बनेंगे नीच नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति होना। करेक्ट आंसर सी बताएंगे, नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति होना, वस्तु को। कह रहा है कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो आंसर बताएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। आंसर बी करेक्ट होगा आपका। देखिए घर बसना, घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, घर बसाना, तो आंसर बता देंगे विवाह करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बताइए, घर बसाना मतलब विवाह करना। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है इसमें, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, तो आंसर्स बता देंगे कर्मवाच्य है। कैसा है, कर्मवाच्य। करेक्ट आंसर बी बताएंगे आप। देखिए अगला अलंकार का वह प्रकार जहाँ ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं वरन अनेक अर्थ हो, कौन सा अलंकार कहलाता है, कौन सा अलंकार कहलाता है, श्लेष अलंकार। आंसर्स क्या बता देंगे, श्लेष अलंकार कहलाता है। कह रहा है कि अभिधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ जो शक्ति व्यक्त करती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं व्यंजना। आंसर सी बताएंगे, उसे व्यंजना कहते हैं। धनहीन में कौन सा समास है, धनहीन में समास आपको बताने हैं, कौन से समास है, धन से हीन, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास।
आंसर राइट आंसर सी बनेगा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, उनमें कौन सा अलंकार है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो आंसर क्या बताएंगे? इसमें है अनुप्रास अलंकार। कौन सी अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। देखिएगा, मनहु मनहु उमगी अंग अंग, छवि छलकै, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? मनहु उमंगी अंग अंग, छवि छलकै, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शक्ति है? कौन सी शक्ति है? आंसर्स बता देंगे, व्यंजना है। आंसर्स ये बनेगा आपका। देखिए, रगन में कितने लघु और गुरु वर्ण है? कितने लघु और कितने गुरु वर्ण है बताएंगे? तो आंसर्स बता देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा आपका। राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, राहुल ने राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता, वाक्य का प्रकार बताइए, कैसा प्रकार है? तो आंसर बताएंगे संकेतवाचक। कैसा है? संकेतवाचक। आंसर सही बनेगा आपका। देखिए, कह रहा है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद बताइए। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आंसर्स बता देंगे, पम जोड़ चम। पम जोड़ चम, आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आता है हम लोग का जनरल इंग्लिश। आइए जनरल इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। क्या है हमारे पास? वी डैश फॉर एन आवर नाउ। वेट के लिए हमें बताना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होना चाहिए। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम लोग का स्ट्रक्चर है कि सेल मतलब सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, है ना, और साथ में होना चाहिए हैव बीन। क्या होना चाहिए? हैव बीन, और प्लस भी फोर होना चाहिए। तो कौन सा मिल रहा हमें? तो हैव बीन एक ही में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बस एक ही करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। क्या है? आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं जो है सुबह से पढ़ रहा था, या फिर पढ़ रहा हूँगा, ये हो सकता है ना। तो आंसर्स यहाँ पे बनेंगे आपके करेक्ट आंसर हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, अ बंच ऑफ फ्लावर्स डैश नाइस। क्या बताएंगे? तो आंसर्स बोलेंगे लुक्स नाइस। करेक्ट आंसर बी बताएंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। आइए हम लोग नरेशन के बना को देखते हैं क्या बन रहा है। नरेशन में कह रहा है कि ही सेड आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आंसर्स क्या बताएंगे? ही सेड दैट ही डैश देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आंसर्स क्या बनेंगे यहाँ पे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हैड लिव्ड होगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। आइटम या फ्रेजेस क्या है? बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है? बैगेज मतलब होता है दोस्तों, बैगेज मतलब बैग एंड बैगेज, इसका मतलब क्या होता है? तो आप बता दोगे कि बोरिया बिस्तर के साथ, है ना। तो करेक्ट आंसर बनेगा विद ऑल पोजीशंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है? द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश क्लाउड। क्या आंसर्स बनेंगे? तो आंसर्स बताओगे अबव द क्लाउड। आंसर सही बनेगा। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन गिवन सेंटेंस। आइए देखते हैं, ही इज अ मैन टू एडमिटेड, ही इज अ मैन टू बी एडमायर्ड, है ना। तो आंसर्स क्या बताएंगे इसमें दोस्तों? आंसर्स बताएंगे टू बी एडमायर्ड। यहाँ पे आपका क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू बी एडमायर्ड जो है यहाँ पे क्या है? नॉन फाइनाइट है। फिर आगे हमें बताना है फ्रेज एक्सप्रेस करना है मीनिंग। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है अकीन टू। अकीन टू का मतलब क्या होता है? अकीन टू का मतलब होता है दोस्तों, आपको बता दें, किसी के समान, है ना। तो आंसर्स क्या बताएंगे? सिमिलर टू समथिंग। का आंसर्स बी करेक्ट होगा। देखिए, कह रहा है सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, ठीक है, उसे हमें अल्टरनेटिव चार ऑप्शंस दिए गए हैं बेस्ट, है ना। उसमें पैसिव में कौन सा होगा वो हमें बताना है। कह रहा है ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन इन द मॉर्निंग, है ना, मतलब वह क्या कर रहा था? देख रहा था सुबह से क्या? टेलीविजन को। चलिए ये बना के देखते हैं इसका क्या बन जाएगा। तो आंसर इसका बना देंगे हम लोग, तो बनेगा क्या? टेलीविजन से तो स्टार्ट होगा। देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं पूरे, चलिए बताइएगा क्या बनेगा। तो आंसर्स बता देंगे इसमें, टेलीविजन वॉच, ठीक है, टेलीविजन वॉच वॉच्ड, टेलीविजन वॉच बीइंग, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे वॉच के बाद जस्ट नहीं लगेगा, बल्कि बीइंग यहाँ पे आएंगे, है ना।
ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, बीइंग वॉश्ड बाय हिम इन द मॉर्निंग, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट कनेक्टर, वो कौन है सही कनेक्टर, तो आइए देखते हैं कि हुसना वाज इन पेन डैश शी डिड नॉट टेल एनीवन हर अ प्रेडिसिमेंट, तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स आपके बनेंगे हाउ एवर, करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। हाउ एवर मतलब समझते हैं ना क्या होता है, तथापि, तो भी ऐसे बोल सकते हो आप, है ना, करेक्ट आंसर आपका ये बनेगा। देखिए अगला, विद विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड इन व्हेन समवन स्पीक्स, बताइएगा कौन सा बनेगा, तो आंसर्स बता दोगे, वो है क्वेश्चन मार्क, करेक्ट आंसर क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन मार्क होगा। अगला बताइएगा, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस, क्या है, नाइदर गर्ल डैश रेडी टू सिंग, है ना, तो आंसर्स क्या बताएंगे, नाइदर गर्ल इज रेडी टू सिंग, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन अ अंडरलाइन फ्रेज बाय द टाइम आई वाज इन्फॉर्म्ड द रजिस्ट्रेशंस हैड बीन क्लोज्ड, तो आंसर्स क्या बताएंगे दोस्तों, हमें आइडेंटिफाई करना है किसको, तो आप बता दोगे टेंस को, है ना, तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारे, आंसर्स बता देंगे, करेक्ट आंसर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका। देखिए, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम अ गिवन ऑप्शन, मेक अ कंडीशनल सेंटेंस, क्या है, इफ द कार हैडंट स्टार्टेड इन टाइम वी डैश लेट फॉर स्कूल, तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बनेगा वुड हैव बीन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, वुड हैव बीन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट, क्या बनेगा, सीबा इज वेरी काइंड टू एनिमल्स सेड लीना, आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बता देंगे यहाँ पे कि लीना डैश दैट सीबा वाज वेरी काइंड टू एनिमल, हमारा यहाँ पे लीना टोल्ड अस दैट सीबा वाज वेरी काइंड टू एनिमल्स, आंसर सी करेक्ट होगा आपका। बताइए, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ऑप्शंस, क्या है हमारे पास, कस्तूरी इज पुअर डैश he does not resort to beings to survive, आंसर्स क्या बनेंगे यहाँ पे, आंसर्स हाउएवर यहाँ पे लगेगा, करेक्ट आंसर बी बन। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या verbs इन अ गिवन सेंटेंस बिलो, क्या है हमारे पास, आई एम नॉट एफर्ड टू स्पीक द ट्रू, है ना, तो आंसर्स इसमें क्या बनेंगे, हमारे नॉन फाइनाइट बताना है, कौन सा बनेगा नॉन फाइनाइट, तो आंसर्स बताएंगे टू स्पीक यहाँ पे बनेगा आपका सी करेक्ट। Choose the correct phrase from given options and make a conditional sentence. If you had told her the secret, she dash it away. तो आंसर्स क्या बता देंगे, आंसर्स बनेगा हमारा would have given, आंसर्स सी करेक्ट होगा, would have given। देखिए, a sentence has been given in active voice, four alternative given below, select one is best, same in passive voice, क्या है, many people अपोज्ड दिस, मेनी पीपुल अपोज दिस, तो आंसर्स क्या बताएंगे इसमें, आइए हम लोग बना के देखते हैं इसका, ऑप्शन यहाँ आपके सामने है, बताइए मेनी पीपुल अपोज्ड दिस, तो आंसर्स बताएंगे दिस वाज अपोज्ड बाय मेनी पीपुल, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका। बताइए, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेज, ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू का मतलब होता है क्या है, तो ब्लाइंड टू का मतलब होता है दोस्तों नज़रअंदाज करना या फिर किसी चीज़ को अनदेखा कर देना, तो क्या बनेगा, इग्नोरिंग समथिंग, करेक्ट आंसर बी बनेगा। कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस, क्या है हमारे पास, एवरीवन डैश रिवॉर्डेड, एवरीवन डैश रिवॉर्डेड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सिंगुलर वर्ब के रूप में हम लोग क्या यूज करेंगे, तो वह यूज करेंगे वाज का, यहाँ पे है ना दोस्तों, यहाँ पे हैव का यूज नहीं होगा, यहाँ पे वाज का यूज होगा, ये आप देख रहेंगे कि ये वर्ब 3 में है ईडी, इस कारण यहाँ पे वाज सर गलत लगा रहे, नहीं बिल्कुल ये सही है, यहाँ पे एवरीवन वाज रिवॉर्डेड, है ना, करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर ए बनेगा आपका। आगे नेक्स्ट बताएंगे, कह रहा है क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हाइपन इन द सेंटेंस, क्या बनेगा आंसर्स, तो आंसर्स बता देंगे टू ज्वाइन वर्ड्स टुगेदर, आंसर्स बनेगा राइट आंसर ऑप्शन में, हाइपन का मतलब है दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करना है। देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, क्या है, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, आंसर्स क्या बताएंगे, क्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर, करेक्ट आंसर डी बताएंगे। बताइए, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस, नो बडी विल बिलीव यू अनलेस यू अनलेस यू ऑलवेज
डैश द ट्रूथ। तो आंसर क्या बता देंगे? आंसर टेल द ट्रूथ, करेक्ट आंसर ये बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। आइए देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है इसमें। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीज, ये बात सही है क्या? तो आप बता दोगे। हमें बताना है कि हैज बीन अ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीज यहाँ पे होना चाहिए वाक्य में आई लाइक रीडिंग बुक्स, ये भी सही है। टू बी कंटिन्यूड, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारे? राइट आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो है हमारा गणित का। देखिए गणित में क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि इसमें हमें बताना है x का वैल्यू क्या हो। आपको पता है दो अभिमुख अंतः कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। तो अब देख रहे हैं 180 है, ये 48 है, तो ये कितना होना चाहिए? तो हमें ये दोनों जोड़ के 130 के बराबर, तो 130 बराबर आप लिखोगे 48 और प्लस x, मतलब आप कहोगे क्या, यहाँ से 48 घटा लो, ये आके इधर घटेगा ना, तो घटाओगे तो ये 2 और ये 12 में से 8, तो 12 में से 4 तो 8, यानी 82 डिग्री। यानी आंसर्स क्या बन जाएंगे हमारे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला कह रहा है 7/80 निम्नलिखित में किसके बराबर है? 7/80 किसके बराबर है? तो देखिए यहाँ पे 7 और 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2 के पावर 3 और गुने 2 के पावर 3 और गुने 10 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 को तो और इसे छोटा कर नहीं सकते हम लोग। अब देखिए ये जो हमारे पास हो गया है, जैसे 2 के पावर 3 है, यहाँ पे हम लोग 10 के पावर 1 है हमारे पास। यदि हम चाहे कि ऊपर में भी हमने 3 5 को बढ़ा दे, ठीक है ना, सपोज करिए हमने 3 5 को बढ़ा दिए, 1 2 यानी 3 5 ऊपर जब बढ़ाते हैं तो क्या नीचे भी हमारा 3 5 बढ़ेगा? बिल्कुल। यदि आप ऊपर बढ़ाओगे तो नीचे भी सेम आएगा, क्योंकि उसके बाद काटने के बाद उतना ही आंसर रहेगा। चलिए इतना हमने अभी तक बढ़ाया। अब देखिए कैलकुलेशन करके, क्योंकि और बाद बाकी मैच तो कर नहीं रहा था, तो इसी हमने 3 5 को लिया है एक्स्ट्रा। अब देखिए कैलकुलेट करेंगे ऊपर में तो आपके पास टोटल आ जाएंगे 875 आ जाएगा, ठीक है। नीचे में करोगे तो आपके पास कितने जाएंगे? पहले से ये 3 था, है ना, और ये 3 कितने हो जाएंगे? टोटल 10 हो जाएंगे। 3 और 1 ये कितने होंगे? 4, यानी 10 के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या ऑप्शन नंबर है? तो ऑप्शन नंबर हमारा है राइट आंसर सी है आपका। देखिए बहुपद दिया हुआ है 4x² - 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल कौन सा होगा? मूलों का गुणनफल हमें बताना है। गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल आप बताओगे तो क्या होता है? आप बताओगे c/a होता है। मूलों का योग होता है -b/a होता है ना। तो चलिए हमें c/a बताना है। c क्या है? तो 1 है, 1 और a का क्या है? तो 4 है, मतलब इसे भाग करेंगे तो कितना? 1/4 ही रहेगा। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर डी बन गया हमारा। देखिए ये दिया हुआ है ना, माध्य x है, तो हमें इसका वैल्यू बताना है। क्या है? σx1 - σx रैकरिंग का वैल्यू। तो इसका कैसे निकालेंगे हम? देखिएगा यहाँ पे जब फाइंड करना होगा ना आपको पास, तो जितने टर्म्स दिए हुए ना उसमें से आप बस n x के पावर रैकरिंग को घटा लो। तो हम लिखेंगे क्या? n x के पावर रैकरिंग माइनस n x के पावर रैकरिंग, है ना। ये घटाओगे तो कितने आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। यानी आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए अगला समीकरण 3x + 4y - 9 = 0 के लिए यदि x बराबर 5 है तो y का मान, बहुत ही सिंपल से आप निकाल लोगे। इसमें 5 रखोगे तो कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। तो आप लिखो 15 + 4y और इधर बराबर में 9 भेज दोगे, माइनस में तो प्लस में चल जाएगा, और ये इधर माइनस में आ जाएगा। मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6 और बट्टे 4। इसे काटेंगे तो कितने? -3/2। -3/2 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। कह रहा है यदि बिंदु 7y x - 6 9 10 के द्वारा बनाए गए त्रिभुज का केंद्रक 6 3 है तो x और y की वैल्यू हमें बताना है, क्या हो जाएगा? तो देखिए x y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे? तो आप लिखोगे क्या कि 6 इक्वल लिखेंगे x1 + x2 + x3 अपॉन हो जाएगा टोटल 3 नंबर्स, ठीक है। सभी को जोड़ लेते हैं तो 7 + x + 9/3 दिया हुआ है। सभी को क्रॉस मल्टीप्लाई 6 3 18 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा x + 16, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x की वैल्यू जब 2 आ गई फिर हम यहाँ पे निकालेंगे 3 बराबर y1 + y2 + y3 अपॉन में हो जाएगा 3। चलिए इसे करिए y - 6 + 10 अपॉन 3 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास 9 = y + 4 होगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5।
तो आप देखें ना, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो 2 और 5 देखिए ऑप्शन नंबर कौन से है, 2 और 5। तो 2 और 5 ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। एक बिंदु होता है, एक बिंदु क्या होता है बताइए, तो एक बिंदु इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा डी बनेगा यहाँ पे, एक बिंदु में कोई भी बीमा नहीं होता है ना, आंसर राइट आंसर डी बनेगा इसमें। अब देखिए कह रहा है कि कॉट थीटा अपॉन लिखा हुआ है कॉट थीटा माइनस 3 कॉट थीटा प्लस हो जाएगा टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 3 टेन थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो चलिए इसे हम लोग बना के देखते हैं, ये किसके बराबर आ रहा है। कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन के बराबर। ये कॉट थीटा जो है हमारा अपॉन में हो जाएगा कॉट थीटा माइनस हो जाएगा कॉट 3 थीटा इक्वल में जो हमारे पास लिखा हुआ है क्या है, तो टेन थीटा इक्वल नहीं प्लस में मतलब लिखा हुआ टेन थीटा अपॉन हो जाएगा टेन थीटा माइनस टेन 3 थीटा, यही लिखा हुआ। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इस वाले को हम लोग कॉट के रूप में बदल लेते हैं, ठीक है। इस वाले को कॉस के रूप में कॉट के रूप में बदलते हैं। कॉट के लिए 1 अपॉन कॉट लिखना होगा हमें, अपॉन में हो जाएंगे इसे लिखने होंगे 1 अपॉन कॉट माइनस हो जाएगा, माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 1 अपॉन कॉट 3 थीटा, ठीक है। अब देखिए ये है, यहाँ से हम लोग एलसीएम लेते हैं, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएंगे, ये तो 1 अपॉन कॉट रहने देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आगे करिए, हम इसका अभी बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये सेम हम रख रहे हैं, इसको अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन कॉट हमारे पास है ना, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए इसका, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास कॉट इंटू कॉट 3 थीटा बनेगा। तो यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा, तो आप बताओगे कॉट 3 थीटा माइनस हो जाएगा कॉट थीटा, होगा ना। चलिए अब ये जो है आपका ऊपर चला जाएगा, मतलब एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा देखिएगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास कॉट 3 थीटा अपॉन हो जाएगा कॉट 3 थीटा माइनस हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। अब इसके बदले लिख दीजिए यहाँ पे जो हमने छोड़ रखा था उस टाइम से, क्या था, तो कॉट थीटा अपॉन था हमारे पास कॉट थीटा और माइनस कॉट 3 थीटा, यही था ना। बस अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है ना। तो एलसीएम लेंगे तो सेम ही रह जाएगा हमारा, ठीक है। एलसीएम ले लेते तो सेम रह जाएगा, तो आप बोलोगे क्या कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, तो कॉट थीटा माइनस कॉट 3 थीटा ये हो जाएगा हमारा कॉमन, ठीक है। कोई भी एक काटोगे तो ऊपर भी सेम आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ऊपर सेम आएगा मतलब कि एक ही रहेगा, लेकिन नीचे 2 रहेगा ना, तो इसे काटेंगे तो हमारे क्या क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को उधर पहुँचोगे तो 0, मतलब दोनों को हम लोग काट देंगे तो 1 ही आ जाएगा ना। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यूक्लिड ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द एलिमेंट्स को कितने अध्याय में बांटा है, कितने अध्याय में बांटा है बताइएगा। तो आंसर्स बता देंगे, वो टोटल बातें हैं 13 अध्याय में, राइट आंसर्स बी करेक्ट बनेगा। बताइए एक मेज जो 725 रुपया के तुरंत भुगतान तथा 6 माह के बाद जो है 436 रुपया देकर खरीदी गई है, यदि लिए गए ब्याज की दर 18% वार्षिक हो तो मेज का नगद मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए समय कितना है 6 साल, 6 माह है, 6 माह को 1 साल में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो समय हमारे पास आ जाएगा 1/2 ईयर। आगे रेट कितना है, तो 18%, ठीक है। अब देखिए हमारे पास मूलधन क्या है, तो हमने पी मान लिया। 6 माह का मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे पी प्लस पी इंटू 18 इंटू 1 अपॉन यहाँ पे 2 इंटू 100 होगा ना। इसे काटिए 9 टाइम में कटेगा, अब तो कोई करने वाला नहीं, 100 और यहाँ पे 9 तो कितने हो जाएगा 109 पी ओपन हो जाएगा 100, ये हमारा क्या आ गया। तो आप बताओगे 6 माह का मिश्रधन, 6 माह का मिश्रधन बराबर कितना दिया है 436 दिया है। बस इसको काट के देखिए कटेगा, तो 9 से आप काटोगे, 9 से कितने टाइम में 4 टाइम में, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गया। तो हमें पी का वैल्यू ही तो निकालना था, पी का वैल्यू ही तो निकालना था, मतलब नगद कितना में मिल रहा है, तो वो 400 में आ गया, ठीक है। कितना में आ गया 400 आ गया। अब देखिए जब मेज जो है नगद में खरीदेगा तो कितना 750 दे ही रहा था, 750 तो कितने हो जाएंगे 7 4 11 11,500। करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है आपके, राइट आंसर सी बन गया। चलिए आगे कह रहा है किसी विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन 1500, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 2000 बढ़ गया और औसत वेतन 50 रुपये घट गया, तो शिक्षकों का वर्तमान संख्या बताना है कितना हो जाएगा। वर्तमान संख्या क्या हो जाएगा x, ठीक है ना, और पहले शिक्षकों की संख्या क्या है, तो x - 2 है।
वर्तमान x से याद रखेंगे। ओके, अब आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वर्तमान में जो x है उसे 1450 से गुना, माइनस हो जाएगा x -2, है ना, और इसे करेंगे 1500 से गुना क्योंकि पूर्व का था, तो कितना हो जा रहा है 2000। बस इसे सॉल्व कर लेना हमें। तो देखिएगा यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। ये 2 जीरो से 2 जीरो नहीं कैंसिल होगा क्योंकि ये इससे रिलेशन है, पहले हम लोग कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे आप कंप्लीट करोगे तो कितने हो जाएंगे 1450 x, ठीक है, माइनस हो जाएगा 1500 x, प्लस हो जाएंगे आपके पास 3000, बराबर हो जाएगा 2000। ठीक है, अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये कितने हो जाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो 50x हो जाएगा, इधर से ये घटा लोगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये काटोगे ये काटोगे, ये 5 से काटोगे तो 20 टाइम में, यानी x की वैल्यू कितने आ गई हमारे 20 आ गई। यही तो वर्तमान था हमारा, तो आंसर क्या बन जाएगा वर्तमान में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मूल्यांकन हमें बताना है, क्या हो जाएगा। क्या कॉसेक को हम लोग इनवर्स में क्या बोलेंगे 1/sin बोलेंगे, और सेक को हम लोग क्या बोलेंगे 1/cos बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 ऊपर में है हमारे पास, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं साइन इंटू कॉस लिख सकते हैं, अपॉन 1 है, 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 ही तो होता है, और नीचे में हमारे पास क्या है तो आप बता दोगे साइन इंटू कॉस है, ये है ना। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो आप बोलोगे प्रॉपर यदि अलग करना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कॉस और प्लस लिखेंगे यहाँ पे कॉस और अपॉन हो जाएगा हमारे पास साइन, इतना लिख सकते हैं। तो साइन अपॉन कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं टैन बोलते हैं, प्लस कॉस अपॉन साइन को क्या बोलते हैं कॉट बोलते हैं, मतलब हमारे पास क्या आएगा टैन और प्लस कॉट। तो आंसर देखेंगे टैन प्लस कॉट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर टैन प्लस कॉट है ना, ऑप्शन नंबर आपके दिख रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखेंगे आगे, सूत्र से बहुलक निकालने के लिए वर्गों की लंबाई कौन सी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए वर्गों की लंबाई, तो वर्गों की लंबाई समान होनी चाहिए, आंसर सही बनेगा। देखिए ये हमारे पास बहुपद है तो x प्लस ए से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा ये हमें बताना है। देखिए x प्लस ए से भाग दोगे तो माइनस ए आएगा, पहले तो बात ये, ठीक है। अब माइनस ए किसका वैल्यू आ गया है तो ए का वैल्यू, अब जितने जहाँ सॉरी एक्स का वैल्यू जहाँ भी एक्स है वहाँ पे बस ए का वैल्यू रखना है, जहाँ जहाँ एक्स है तो इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा ए माइनस क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा, ये पहले से एक है और 2 और आ जाएगा मतलब ए क्यूब हो जाएगा, प्लस कि यहाँ पे 2 रखेंगे और एक्स की वैल्यू ए आ चुकी है, माइनस में ए आई है और प्लस ए है। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो -2a आ जाएगा और प्लस में ए है, इसमें से घटाएंगे तो माइनस ए आएगा, यानी हमारा वैल्यू क्या आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि एक घन का आयतन कितना है 1728, सीधे आप समझ गए 1728 किसका क्यूब होता है 12 का, इसके किनारों की लंबाई, आंसर आप बता दोगे आंसर से। देखिए कह रहा है क्या 12,750 रुपया में 25 रुपये के मूल्य वाले कितने शेयर खरीदे जा सकेंगे जबकि दलाली प्रति शेयर 1/2 रुपया हो। तो ये बना के देख लेते हैं कितने खरीदे जाने चाहिए। प्रत्येक शेयर जो है वास्तविक खरीद कितना है 25, ठीक है, और प्लस 0.5 है ना, यहाँ पे 1/2 मतलब 0.5, यानी आप बता दोगे 25.5 रुपीज़ है। कुल खरीदे गए शेयरों की संख्या कितना है, तो ये है 12,750, किससे है तो आप बता दोगे 25.5 से, ठीक है। अब इसे काटेंगे तो ये 0 एक चला जाएगा ऊपर, इसे काटिए तो आपके पास टोटल आ जाएंगे कितने 500 शेयर्स, कितने आ जाएंगे शेयर्स 500, यानी आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि a प्लस बी 5, ए प्लस बी प्लस सी 5, 5 प्लस सी यूक्लिड का वह अभिगृहित हो, अभिगृहित जो इस कथन की व्याख्या करता है, किस कथन की व्याख्या करता है दोस्तों, तो आप बताओगे दूसरा अभिगृहित का कथन की व्याख्या करता है, आंसर बी करेक्ट होगा। देखेंगे अगला, कह रहा है बिंदु ए दिया हुआ है 4 और 5 है ना, बी दिया है 6 5 को मिलाने वाली रेखा के मध्यस्थ बिंदु हमें बताना है, मतलब ये जैसे यहाँ पे ए हो गया ये बी हो गया, इसके बीच का हमें डिस्टेंस बताना है। चलिए आइए हम लोग बना के देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे अब जब बनाएंगे ना तो हम लोग पहले सपोज यहाँ पे ए लिखे, यहाँ पे बी, इसकी वैल्यू कितना हमारे पास है 4 और 5 का है, इसका कितना दिया हुआ है तो अब 6 और 5 का बता दोगे, लेकिन ये हमें नहीं पता सी का कितना है,
तो हमने इसको x और y लिया। ठीक, अब चलिए इसको बना के देखते हैं हम लोग। तो x की वैल्यू जब फाइंड करोगे ना तो यहाँ पे आता है x1 और प्लस x2 अपन होता है क्या, तो आप बताओगे 2। तो ये कितने हो जाएंगे x1 और x2, तो 4 और 6 कितने हो जाएंगे, 10 का आधा कितने 5 हो जाएगा। सीधे लिखिए y की वैल्यू निकालिए, तो y1 और y2 5 5 कितने हो जाएंगे 10, 10 का आधा करोगे कितने हो जाएंगे, ये भी 5, यानी कितना आ गया x और y की वैल्यू हमारा 5 और 5 आ गया मध्य बिंदु। तो आंसर क्या बता दोगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए एक समतल के पास विमाएं होती है, एक समतल के पास कितनी विमाएं होती हैं, तो 3 होता है। कितना होता है, 3। आंसर डी बताइएगा। एक समतल हमेशा 3 विमाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। कह रहा है कि वितरण इतना का बहुलक 43 है। 43 कहने का मतलब 43 से एक बार, 2 बार, 3 बार आए हुए, और कोई ऐसा संख्या जो 3 बार आया है, तो x प्लस हमें 3 का वैल्यू बताना है, मतलब x का वैल्यू क्या आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 48 से एक बार, 2 बार, 2 ही बार आया हुआ है, और हमारा 43 3 बार आ चुका है। तो मतलब ये x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू आप 43 बताओगे क्या, हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा बार आने वाला, तो इसे हम 43 रखते हैं। 43 या 3 46, यस, ऑप्शन नंबर आपका सी बताओगे। देखिए अगला कह रहा है कि मूल बिंदु से x y की दूरी क्या होती है। मूल बिंदु की x y की दूरी, ये फार्मूला है दोस्तों, इसे रट जाइए आप, रूट ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला ही होता है मूल बिंदु का। ठीक है, इसे रट जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखिए ये आप जो है ना, ये यूं ही आपसे बन जाएंगे, बस इसे बस थोड़ा सा याद करना है आपको। देखिए यहाँ पे एक वर्ग है, ठीक है। अब देखिए ये वर्ग जो है, इसे हम लोग यदि सॉल्व करते हैं तो ये आपके, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ, ठीक, ये वर्ग के विकर्ण पे है ना, वर्ग के विकर्ण से बने, वर्ग किससे बने, तो वर्ग के विकर्ण। यहाँ पे यदि हम लोग वर्ग ऐसे बनाते हैं दोस्तों, वर्ग ये हमारा हुआ, इसके विकर्ण से बने, इसके विकर्ण से यहाँ पे बनता जो हमारे पास वर्ग है, ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, इस दोनों का रेशियो। तो अब देखिए ये जो है हमारा, ये तो विकर्ण हुआ इस वर्ग का, तो ये क्या कहलाएगा, √2 कहलाएगा, √2 है, और ये साइड है हमारा, ये मतलब आप सीधे बता दोगे क्या कि इसकी भुजा जब ए है और इसका विकर्ण √2 है, तो ए का होल स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे √2 ए का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर कर देगा, √2 का करोगे तो 2, यानी 1 और 2 का रेशियो आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1 + tan + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर क्या होगा। चलिए 1 + tan + sec, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप बताओगे 1 तो लिखेंगे साइन, और अपन cos लिख सकते हैं हम लोग tan को, प्लस sec को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप बताओगे 1/cos लिख सकते हैं। ठीक है, इसे ब्रैकेट में करें, और 1 तो रहेगा, cot को हम लोग क्या लिखेंगे, cos बट्टे साइन लिखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस है 1/sin लिखेंगे, cosec को 1/sin लिखा जाता है। चलिए अभी से एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेंगे कि कितने हो जाएंगे आपके पास, देखिए एलसीएम हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, इसका पहले लीजिए, तो ये आ जाएगा cos थीटा, cos आ जाएगा, मतलब यहाँ पे लिखेंगे cos, प्लस ये हो जाएगा साइन, और प्लस ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए ये साइन हो जाएगा हमारे पास, साइन कॉमन, तो आप बताओगे यहाँ पे साइन हो जाएंगे, प्लस ये हो जाएगा cos, माइनस ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो हमारे पास बच गए, अब इस दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या बताओगे, साइन इंटू कॉस हो जाएगा। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, मतलब साइन से हम मल्टीपल कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या क्या बन जाएंगे, आप बताओगे साइन और प्लस कॉस का होल स्क्वायर, है ना, 2 है, माइनस यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आप बताओगे कि साइन और प्लस का होल स्क्वायर है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू साइन इंटू कॉस लिख सकते हैं, माइनस ए है। अब देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ गया 2 साइन इंटू कॉस, तो साइन इंटू कॉस तो नीचे भी है, तो इससे ये कट गया, मतलब हमारे पास बचेगा सिर्फ 2, यानी आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, सिर्फ 2 आएगा। देखिए कह रहा है एक ठोस की कुल कितनी विमाएं होती हैं, एक ठोस की कुल कितनी विमाएं होती हैं, तो आप बता दोगे 3 होती है। जस्ट अभी हम लोग एक और क्वेश्चन था, है ना, कितनी विमाएं होती है, और वो क्वेश्चन नंबर 74 था, जस्ट इससे 5 ऊपर पहले क्या, तो उसमें भी 3 हमने बताया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए कह रहा है कि 4 युगपद समीकरण निकाय दिया हुआ ax1 + b1y = c1, दूसरा है a2x
प्लस B2y इक्वल C2 के आलेख संपाती हो तो समीकरण निकाय का हल क्या होगा? समीकरण निकाय का हल क्या होगा? तो आप बताओगे A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाएगा B1 अपॉन B2 इक्वल हो जाएगा C1 अपॉन C2। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसे आप बोलोगे अनगिनत हल होगा। आंसर्स क्या बनेंगे हमारे? राइट आंसर सी। देखिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु से उस पर वृत्त पर कितनी संख्याएं में स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कितनी संख्या में खींची जा सकती है? तो आप बता दोगे 2। राइट आंसर ए बनेंगे आपके। √1/√2 क्या है? एक प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर्स बता देंगे, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे n इंटू एन प्लस 1/2 होता है इसका फॉर्मूला। बस यहाँ पे रखिए n कितना है 20 और गुने 20 और 21/2, इसे काटिए तो कितना हो जाएगा 10। 221 में गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा। आंसर्स क्या बनेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका। यदि आंकड़ों के मान जो है साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉट 45, टैन 45 के रूप में हो तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होगा इसका? देखिए, बहुलक साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? तो आप बता दोगे 0 होता है। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 0 का वैल्यू 0 होता है। कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है? कॉट 45 का 1 होता है। टैन 45 का क्या होता है? तो 1 होता है। हमें बताना है बहुलक। इसमें जब त्रिकोणमिति जो होता है दोस्तों, त्रिकोणमिति में देखा जाता है कि साइन 0 डिग्री है ना, तो साइन 0 डिग्री कितना बड़ा है? साइन 90, तो साइन 90 कितना बड़ा है, बल्कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू से नहीं मतलब होता है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू से देखेंगे तो 1 सबसे ज्यादा मेजोरिटी वाला है, तो बहुलक वो हुआ। बट ऐसा नहीं, ऐसा होता है कि साइन 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री और होना चाहिए, है ना। ऐसा कोई नहीं, मतलब कोई एक दूसरे से ऐसा नहीं है, मतलब हमारा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर डी बनेगा। त्रिकोणमिति में ऐसा बहुलक होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखें। दो सिलेंडरों की त्रिज्या 2 और 3 के अनुपात में उनकी ऊंचाई दिया हुआ है, तो उनके आयतन का अनुपात देखिए क्या है हमारे पास। सिलेंडर मतलब बेलन, बेलन का क्षेत्र आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन बता दोगे पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए इसमें आर की वैल्यू 2 और 3 का रेशियो दिया है, तो इधर 2 है। पाई से पाई पहले ही कर दीजिए, इधर 2 का करोगे तो 4 हो जाएंगे और इधर 3 का करोगे तो 9 हो जाएंगे। और एच का रेशियो क्या दे रखा है? तो देखिए हाइट का 5 और 3 दिया है, 5 और 3, मतलब इधर 5 का करेंगे, इधर 3 से करेंगे। अब गुणा करके देख लो तो इधर 20 आ रहा है, इधर 27 आ रहा है। क्या इससे छोटा हो जाएगा क्या? तो इससे छोटा होगा ही नहीं। तो हमारा क्या है, 20 और 27 का रेशियो। आइए 20 और 27 का रेशियो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। देखिए आगे जो सेक्शन आता है वो हमारा विज्ञान का है। विज्ञान में क्या है क्वेश्चन? कह रहा है क्या 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था? कितनी अवस्था को ढूंढ लिया था? तो आंसर बताएंगे 5। और वह 5 कौन कौन है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, कंडेंसेट, आइंस्टाइन। आंसर सी बताएंगे। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है बताइए? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। आंसर सी बताएंगे, एम्पियर। बताइएगा अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या है। और वोल्ट विभवांतर कैसे मात्रक होता है? ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम। ओम जो है तो दोस्तों ओम प्रतिरोध की एसआई मात्रक होती है। कूलम्ब आवेश का एसआई इकाई होता है। हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारों को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा क्या हो जाता है बताइए? देखिए ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए गुब्बारा क्या हो जाता है? तो गुब्बारा कहेंगे कि कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा। आंसर ये करेक्ट होगा। देखिए आगे कह रहा है कि राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? तो आंसर बता दोगे ये है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। आंसर भी बताएंगे प्रोटीन संश्लेषण के लिए है। दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य क्या कारण है? मुख्य कारण क्या है इसका? तो आंसर बताएंगे वापसी मानसून। राइट आंसर सी बताएंगे वापसी मानसून है। कह रहा है परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या को किससे निरूपित करेंगे? अब बताओगे जेड से। आंसर भी बताएंगे जेड से निरूपित किया जाता है। प्रोटॉन को पी से नियुक्त किया जाता है और न्यूट्रॉन को एन से लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन को ई से लिखा जाता है। रासायनिक प्रक्रिया में ए क्यू प्रतिक्रिया को क्या दर्शाता है? ए क्यू क्या बताता है? तो ए क्यू आप बताओगे जलीय विलयन को दिखाता है। आंसर से बताएंगे क्या बताता है? जलीय विलयन को दिखाता है। एक्वस सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? गहना बनाने में प्लेटिनम, सोना, चांदी सभी का उपयोग किया जाता है। यस, ऑप्शन नंबर डी बताएंगे उपयुक्त सभी। वन
ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखा था? तो आंसर बताएंगे डार्विन जी के द्वारा। आंसर से बताएंगे डार्विन के द्वारा लिखा है, चार्ल्स डार्विन। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए बताइए किसका उपयोग होता है? तो आंसर बता दोगे प्रिज्म का। आंसर डी बताएंगे। देखिए अगला, चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? त्वरण को। आंसर डी बताएंगे क्या प्राप्त किया जाता है? त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर आप बता दोगे v बाई टी, मतलब कि चाल बटे समय। हिटकेयर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? कितना किया था बताइए? तो आंसर बताएंगे डी, 5 किया था। राइट आंसर डी बनेंगे। 5 कौन कौन है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, पौधे तथा जानवर। वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है, कौन सा कारक है? ऑक्सीजन है। आंसर डी बताएंगे कौन है? ऑक्सीजन। अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्घ्य लेम्डा का मान सेंटीमीटर में क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो आप बता दोगे कि लेम्डा इक्वल होता है v/f होता है। कितना है चाल आपके पास? 340 बटे 1700 हर्ट्ज। काटिए इसको 0 से 0, 17 से काटेंगे 10 टाइम में, 17 से 2 टाइम में, मतलब 1/5। इसको हम लोग लिख लेंगे क्या? मीटर में है तो सेंटीमीटर में हमारा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना क्या है, सूत्र अलग हो, क्या कहलाता है वो? बताइएगा क्या कहलाता है? तो आंसर्स बताएंगे वो कहलाता है समावयवी। समावयवी कहलाता है। अगला देखिए क्वेश्चन, जैव विविधता कचरे का किस प्रक्रिया के द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है? जैव विविधता कचरे का जो है किस प्रकार जो है खाद में परिवर्तित किया जा सकता है? तो आंसर्स बताएंगे जैव खाद बना करके किया जा सकता है। आंसर्स क्या बनेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? अति महत्वपूर्ण दोस्तों, ये वीवीआई आप कर लीजिए। प्लाज्मा झिल्ली जो है किसकी बनी होती है बताइएगा? तो आंसर्स बताएंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। आंसर्स क्या बनेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये देख लेते हैं कौन किसकी बनी होती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यह बनी होती है दोस्तों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है ना। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर सी बनेगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग। करेक्ट आंसर ये बनेगा। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? एमीटर को से मापा जाता है। आंसर सी करेक्ट होगा। कह रहा है कृत्रिम खाद मतलब वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस कृमि या फिर कीड़े का उपयोग किया जाता है? बताइए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर बता देंगे केचुआ का। किसका किया जाता है? केचुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। देखिए देखिए सामाजिक अध्ययन अगला सेक्शन जो है इसमें क्वेश्चंस बनता है आपका कि भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोध कानून पारित किया गया था? धुआं निरोध कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था और 1863 में। आंसर बी बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तिलका माझी किस वर्ष फांसी दिया गया था? तिलका माझी को कब फांसी दिया गया था? तिलका माझी को फांसी दिया गया था 1785 ईस्वी में। आंसर सी करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने सालों का होता है? कितने सालों का होता है? महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल मात्र 1 साल का होता है दोस्तों। आंसर्स क्या बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। अगला देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? कितना है सीटों की संख्या? तो आंसर्स बताएंगे 47। आंसर से बनेगा 47 है। अगला देखिएगा, और ये अनुसूचित जातियों के लिए कितना आरक्षित है? तो वो आंसर्स बताएंगे 84 84 है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है अमरकंटक नहीं है? अमरकंटक किसका नहीं है? तो आंसर्स बताएंगे तापी का जो है अमरकंटक नहीं है। तापी का उद्गम जो है अमरकंटक के पहाड़ियों से नहीं बल्कि उसका उद्गम सतपुरा के पर्वत श्रेणी से होता है जो कहाँ मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। आंसर्स क्या बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना।
LPG का पूरा नाम क्या है? LPG का पूरा नाम बताइएगा। तो इसका पूरा नाम है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आंसर्स क्या बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अपतटीय तेल क्षेत्र है? कौन सा एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? तो आंसर्स बता देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुंबई हाई है। करेक्ट आंसर डी बताएंगे, मुंबई हाई है। रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? किस उद्देश्य से लाया गया था? तो आंसर्स बता देंगे, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। आंसर्स क्या बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? पर्वतीय वन में कौन पाया जाता है? तो आंसर्स क्या बताएंगे? चेस्टनट पाया जाता है दोस्तों। आंसर्स ये बनेगा आपका चेस्टनट। यह जो है पर्वतीय सदाबहार वन में पाया जाता है। भारत में यह पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन बताइए। जनता करती है। कौन करती है दोस्तों? जनता करती है लोकतंत्र में शासन। अगला बताइएगा, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? कौन से राज्य में बताइएगा विशाल भंडार किसका? खनिज तेल का। तो आंसर बताएंगे असम में। करेक्ट आंसर ये बनेगा असम। अगला प्रश्न बताइएगा, और भारत की सबसे पहली खनिज तेल शोधक कारखाना भी कहाँ पे है? असम में ही है। कब स्थापना किया गया था? तो 1901 में हुआ था। बताइए हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। आंसर्स क्या बनेंगे? तो आंसर्स आप बताओगे कोलकाता हावड़ा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। देखिए अगला, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है बताएं। तो आंसर्स बताएंगे उपराष्ट्रपति होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। कौन होते हैं उपराष्ट्रपति? वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो आंसर्स बताएंगे, यह मिला है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को राज्य का दर्जा मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल का एक मौसम नहीं है? बताइए फसल का मौसम नहीं है वो कौन सा है? तो आंसर बता देंगे सर्दी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, सर्दी नहीं है, बाद बाकी सभी है। खरीफ है, जैद है, रबी है ना। अगला देखेंगे, कह रहा है क्या राज्य के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने सालों का होता है बताइए। तो आंसर्स बता दीजिएगा, ये होता है 6 साल है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और राज्यसभा आपको पता है यह अस्थाई आपका सदन है, मतलब ये कभी भी घटित नहीं किया जा सकता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? एशिया का कौन है? वुलर झील है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और ये कहाँ पे है? भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों, है ना। और कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील जो खारे पानी की है, कैस्पियन सागर। बताइए कहाँ पे है कैस्पियन सागर दोस्तों? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। और मृत सागर आपको बता दें दोस्तों, मृत सागर यह विश्व का सबसे निचला बिंदु कहे जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील कही जाती है। और अरल सागर पता है दोस्तों? अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक यह झील है। देखिए बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वनों से अनाच्छादित है? कितना प्रतिशत है? तो आंसर बता देंगे 7.84%। आंसर डी बताइएगा। अगला देखेंगे, कह रहा है कि सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना कौन किया था? तो आंसर बताएंगे थॉमस पेन किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, थॉमस पेन किए थे। और यह कब किए थे? 1776 में पहली बार। कब? 1776 में किए थे पहली बार। अगला देखिएगा, थॉमस पेन, यह पुस्तक है दोस्तों, है ना। थॉमस पेन इसकी रचना किए थे कॉमन सेंस का। अगला देखिएगा, कह रहा है कि तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता मतलब रीजनिंग। कह रहा है सुबह में पाठक साइकिल चलाते वक्त देखा कि सूर्य उसकी पीठ की तरफ है। पीठ की तरफ कहने का मतलब है सूर्य जब चला रहा था उसके कब कैसे है? पीठ की तरफ है, ठीक है, सुबह में। तो पीठ की तरफ मतलब वो कहाँ जा रहा है? पश्चिम की तरफ जा रहा है, तभी तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा की ओर होगा? दाहिना हाथ इधर होगा, तो दाहिना हाथ किधर होगा? उत्तर। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए श्रृंखला दिए गए है ना, 53 53 40 40 27 27, तो आगे क्या आएगा? अब देखिए यहाँ से घटा है दोस्तों, कितना घटा है? तो आप बताओगे 13। यहाँ से फिर घटा है, वो कितना घटा है? तो ये बताओगे 13 ही घटा है। तो फिर यहाँ से आप 13 घटा दो, मतलब कितना हो जाएगा? सभी में 13 13 मतलब 14, यानी आंसर क्या बन जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
अब बताइए आगे, कह रहा है कि यहाँ पे क्या लुप्त है वो हमें बताना है। ये लुप्त को देख लेते हैं, कहाँ पे है लुप्त। देखिए यहाँ पे लुप्त है, क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो आप बताओगे कि 5 में 1 से गुना करेंगे 5, 5 में यदि हम 2 से गुना करते हैं तो 10, यहाँ पे 1 से, यहाँ पे यदि 3 से गुना करते हैं 30, यहाँ पे 4 से गुना करते हैं 120, यहाँ पे 5 से करते हैं तो 600 आ जाएगा दोस्तों। तो आंसर आइए देखते हैं हम लोग, 600 है क्या ऑप्शन नंबर, यस, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। चलिए बनाइएगा आगे, इसमें क्या आएगा आपका, 56 से 72, 132 से क्या आना चाहिए। 56 से 72 है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 56 कहने का मतलब है, आप 7 का होल स्क्वायर करो तो कितने आ जाएंगे हमारा, 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, 49 में यदि हम लोग 7 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 56 होंगे। ठीक है, अब देखिए 8 का होल स्क्वायर करिए और इसमें 8 जोड़ दिए, कितने 64, 8 कितने हो जाएंगे 72, बिल्कुल आ रहे हैं। तो इसमें 11 का होल स्क्वायर करिए तो 11 का 121, अब प्लस 11 कर दीजिए 132 आ जाएंगे। तो अब देखे रहे हैं यहाँ पे 7 के बाद 8 आया तो 11 के बाद क्या 12, 12 का होल स्क्वायर मतलब 144, 144 में आप कितना जोड़ दोगे 12, तो कितने आ जाएंगे 6 और 5 और 1 मतलब 156, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, इसमें बताना है आगे क्या आने वाला है। बी के बाद डी, 2 बढ़ा, 2 के बाद 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 से क्या आता है जे, जे से स्टार्ट होने वाला, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, मतलब आंसर हमारा सीधे एक दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, नीचे दिए गए हमारे पास कथन है, आइए कथन को हम लोग रीड करते हैं। सरकार को सीमाओं पर कार्य करने वाले सैनिकों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता देना चाहिए। तर्क कह रहा हाँ, यह देश के लिए अत्यधिक कठिन काम करने वाले सैनिकों की कर्तव्य निष्ठा में बढ़ोतरी करेगा। दूसरा कह रहा है नहीं, यह सार्वजनिक धन का अपव्यय है। तो आंसर क्या बनना चाहिए हमारा, तो आंसर बता दोगे इसमें कि राइट आंसर हमारा केवल ये यहाँ पे ए पर बल है। हाँ, यह देश के लिए अत्यधिक कठिन काम करने वाले सैनिकों के कर्तव्य निष्ठा में बढ़ोतरी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। देखिएगा कह रहा ए और बी, ए और बी की माता कौन है, सी है ना। ये सी क्या है, माँ है किनकी, ए और बी की। कह रहा बी का पति डी है, बी का पति कौन है, डी है। ठीक है, बताएं कि सी का डी से क्या संबंध है, सी का जो है डी से क्या संबंध है, तो क्या संबंध है इसका बताइएगा। तो जब ये इसकी बेटी है तो ये इसका दामाद, यानी आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, सास बन जाएंगी इनकी। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है सभी निष्कर्ष को पढ़ के हमें बताना है क्या आने वाला है। देखिए आइए कथन को पहले रीड करते हैं हम लोग। कह रहा है कथन में कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन जो है ना यहाँ पे पेन पेंसिल है, पेंसिल है। ठीक है, अब कह रहा है कुछ पेंसिल कागज है, कुछ पेंसिल जो है कागज है, कुछ पेंसिल कागज है। अब कह रहा है क्या कुछ पेन कागज है, निष्कर्ष में हमारा बोल रहा है कि कुछ पेन कागज है क्या, कुछ पेन जो है कागज है क्या। तो आप बता दोगे कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब यदि हम ऐसा बनाते तो ये हो भी सकता था। अब आगे देखिए कोई पेन कागज नहीं, कोई भी पेन कागज नहीं, ये भी हो सकता है। यदि हम लोग ये पहला वाला स्ट्रक्चर बनाए तो उसमें नहीं भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं या तो एक या तो दो सही हो सकता है हमारा। तो ऑप्शन देखिए आइए, तो आप बता दोगे कि हमारा कथन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, निष्कर्ष या 1 या 2 हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। आइए नीचे कथन हम लोग फिर पढ़ते हैं। कथन कह रहा है क्या कि जीवों का शरीर अलग अलग तत्वों से मिलकर बना होता है, बात सही है। कारण कह रहा है भोजन में अलग अलग तत्व होते हैं, इसी कारण क्या, तो आंसर बताओगे, आंसर बताएंगे हम लोग कि यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं और कारण जो है कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, वाकई में नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या बनेंगे हमारे, राइट आंसर बी होगा। देखिए हमें बताना है ये गुण क्या होगा, 8 से 54 से 192 से क्या आना चाहिए जो फिर आ जाता है 1848। देखिए 8 में 3 से गुना करते हैं, 8 में 3 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 24, 24 और प्लस आप 30 जोड़ो तो कितने आ जाएंगे 54। फिर यहाँ पे करते हैं 54 और गुने कितने 3 और प्लस 30 करते हैं तो कितने हो जाएंगे आपके पास 192। 192 अब लिखते हैं, 192 में आप 3 से गुना करो और प्लस 30 ऐड करो, कितने हो जाएंगे 606, मतलब हमारे पास यहाँ पे 606 आना चाहिए। आंसर क्या दिख रहा है, राइट आंसर ऑप्शन बी। बताइएगा नीचे दिए गए प्रश्न के कथन दिए गए, आइए कथन को हम लोग रीड करते हैं। कथन कह रहा है क्या कि गंदगी गिरते रहने के कारण शहर की एक प्रमुख नदी प्रदूषित और गंदा नाला बनकर रह गया है। कार्यवाही क्या है, नदी में कचरा और गंदगी डंप करने वाले सभी संबंधियों को दंडित किया जाना चाहिए। दूसरा क्या है कि सरकार को शहर के कचरे को डंप करने का विकल्प तलाश करना चाहिए। तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर हमारा यही दो बनेगा क्योंकि इसे सरकार को जो है शहर के कचरे को डंप करने का विकल्प तलाशना चाहिए। आंसर हमारा बी करेक्ट बने। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास नीचे दिए गए प्रश्नों के एक कथन दिया गया है और उसके बाद धारणाएं दिया हुआ है ना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कथन और उसकी धारणा। कथन कह रहा है क्या है, कपड़े साफ करने के लिए
डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। धारणा हमारे पास है डिटर्जेंट अधिक झाग बनाते हैं। दूसरा है डिटर्जेंट तेल और गंदगी को हटाने में मदद करते हैं। तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारे, आंसर्स हमारा बनेगा दोस्तों इसमें कि केवल इसमें दो निहित है, क्या, तो डिटर्जेंट जो है तेल और गंदगी को हटाने में मदद करता है। तो आंसर्स हमारा बनेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा निम्नलिखित में हमारे पास कथन और दो और दिए हैं, चलिए कथन को हम लोग रीड करते हैं। कह रहा है कथन सभी पत्थर पानी है, कुछ पानी साफ है। देखिए कह रहा है कि सभी पत्थर, यहाँ पे पत्थर है, सभी पत्थर क्या है, तो पानी है, सभी पत्थर जो है पानी है। दूसरा कह रहा है कि कुछ पानी साफ है, कुछ पानी जो है साफ है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि कुछ पत्थर साफ है, कुछ पत्थर जो है क्या साफ है, तो आप बताओगे, या तो बोलोगे कि हाँ हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ठीक है। दूसरा कह रहा है कुछ पत्थर साफ नहीं, कुछ पत्थर जो है साफ, वाकई में ये भी बोल सकते हैं। तो हमारा क्या है, या तो एक या तो दो सही है, यानी करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है हमारे ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे कह रहा है कथन और निष्कर्षी है मेरे पास, फिर एक और कह रहा है अनेक स्कूटर जो है ट्रक है। अनेक स्कूटर क्या है, ट्रक है, तो यहाँ पे स्कूटर रखेंगे, अनेक स्कूटर जो है क्या है, ट्रक है, ठीक है। ट्रक हमने डाले यहाँ पे। कह रहा है सभी ट्रक जो है ट्रेन है, सभी ट्रक जो है क्या है, ट्रेन है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ स्कूटर ट्रेन है, कुछ स्कूटर जो है क्या ट्रेन है, तो आप बताओगे यस बिल्कुल है। दूसरा कहते हैं क्या कि कोई स्कूटर, कोई ट्रक जो है स्कूटर नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी हमारा क्या निष्कर्ष निकला, तो आप बताओगे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में विषम तत्वों को हमें बताना है कि कौन सा विषम है। आत्मीय सभा, ब्राह्म्य सभा, वेदांत कॉलेज, यंग बंग आंदोलन, कौन सा सबसे अलग है, तो इसमें सबसे अलग है यंग बंग आंदोलन। आंसर्स क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए आपके पास 1 किलो वजन का पत्थर है, यदि तो आपको 31 किलो चावल वजन करने के लिए कितनी बार वजन करना चाहिए, कितनी सिंपल है दोस्तों, एक पत्थर जो है कितना 1 केजी का है, तो 31 केजी चावल वजन करने के लिए कितनी बार करना चाहिए हमें, तो आंसर बताओगे ऑप्शन नंबर बी 31 बार तोलना होगा हमें। अगला देखिएगा, यदि कोड भाषा में सन को लिखा गया HFM लिखा गया, ठीक है, और उसी भाषा को अर्थ को कैसे लिखेंगे हम लोग देखेंगे। एस को एच लिखा गया, ये कैसे लिखा गया है एस को, तो आप बताओगे जस्ट इसका विपरीत, एस 19 पे आता है और एच जस्ट इसका विपरीत आप देखोगे तो 8 पे आता है। तो आइए ई का विपरीत क्या होता है, तो आप बताओगे 27 में से 5 घटेगा यानी 22, 22 से भी से स्टार्ट होता है, भी से सभी स्टार्ट है, चलिए, और ए का क्या अपोजिट जेड होता है, तो मतलब ये कैंसिल हो गया। आपके पास अभी 3 ऑप्शन है, तो आप बताओगे भी के पास जेड होंगे, भी के पास जेड, भी के पास जेड। अब देखिए आर, आर का अपोजिट आई होता है, आई इसमें भी आई इसमें नहीं, यानी ऑप्शन सी कट गया आपके पास। अब दो बच गए, सी या तो बी या तो डी होने वाला, देखेंगे। अब दूसरा क्या है, आर के बाद है हमारे पास टी, टी का अपोजिट क्या होता है, ये 20 पे होता है, तो 27 से 20 घटाओगे तो कितने 7, यानी जी होगा, इसमें भी जी। अब आइए लास्ट एच, एच का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट एस होता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे एस का अपोजिट एच, तो एच का अपोजिट एस, यानी आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। डी आपका गलत हो गया, यानी आंसर हमारे बी करेक्ट होगा। देखिए आगे कह रहा है 6 पशु एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है। कौन कौन है, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश के बीच में है, बिल्ली जो है कुत्ता और खरगोश के बीच में। देखिए यहाँ पे हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, क्या यहाँ पे है खरगोश, तो सपोज करते हैं हम लोग खरगोश से यहाँ पे बनाए, खरगोश जो है कहाँ पे है, कुत्ता और खरगोश के बीच में है बिल्ली, ठीक है। खरगोश और यहाँ पे बिल्ली को यदि बैठा देते हैं हम लोग, बिल्ली कहाँ पे है, बीच में है किसके, कुत्ता, तो यहाँ पे हमने कुत्ता को बैठाया, ठीक है। जस्ट इसके बाद कह रहा है मुर्गी, तोता और बंदर के बीच में है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग तोता को बैठाते हैं, तोता, ये मुर्गी, ठीक है, ये मुर्गी, और ये किसके बीच में है, तो बंदर, ठीक है, बंदर। अब देखिए कह रहा है कुत्ता तोता के बाईं ओर है, तो खरगोश के दाईं ओर दूसरा कौन है, खरगोश यहाँ पे था, खरगोश के दाईं ओर कौन है, तो आप देखोगे ये कुत्ता है, यानी आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। इसके दाईं ओर देखना है ना हमें, खरगोश के दाईं ओर कौन है, तो खरगोश के दाईं ओर देखा जाएगा, दूसरा कौन से आ जाएगा, तो दाईं ओर से कौन आ जाएगा दोस्तों, दाईं ओर से हमारा खरगोश के दाईं ओर से कौन आ रहा है, इधर से देखेंगे ना हम लोग, तो कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपके बनेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर मुर्गी आएगा, बल्कि कुत्ता नहीं बनेगा दोस्तों, है ना। राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, बाईं ओर से बताना है, दाईं ओर से नहीं, बाईं ओर से, तो ये मुर्गी आ रहा है ना, आंसर हमारा डी आएगा, है ना। अब देखिए इधर ये आपके बाईं ओर हो गए, बाईं ओर, और ये इसका दाईं ओर हो गया ना, क्योंकि ये बैठा हुआ तो इधर दाएं, इसके बाएं ये, तो आंसर हमारा डी बनेगा करेक्ट। देखिए कह रहा है दो कथन है, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है कंपनी के बहुत से कर्मचारी शुक्रवार को एक दिन की छुट्टी पर गए हैं, गुरुवार और शनिवार दोनों के लिए कंपनी ने छुट्टी घोषित की थी, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा क्या कि यदि दोनों कथन एक और दो किसी सामान्य कारण के प्रभाव है, यानी आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा डी बनेगा। नीचे दिए गए परिस्थिति और उसके एक प्रश्न दिए गए हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि सामान खरीदते समय दुकानदार
आपको जो है गलती से 100 रुपये अधिक लौटा देता है, तब आप क्या करोगे? क्या करोगे? तो पुनः उसी दुकानदार के सामने खरीदेंगे ताकि पुनः 100 रुपया मिल जाए, है ना? आंसर से यहाँ पे करेक्ट आंसर सी बनेगा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का श्रृंखला ऐसे कितने हैं जो 6 हैं जिनके पहले 7 है, ठीक बाद जो है 9 नहीं है। ऐसे श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं? ऐसे कितने 6 हैं? तो 6 को पहले आप टारगेट कर लो। 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे भी, 6 को पहले हम लोग टारगेट कर लिए, ठीक है। अब ये 6 को टारगेट कर लिए, जिसके पहले 7 है, जिसके पहले 7, जिसके पहले 7 तो मतलब ये काट दो, जिसके पहले 7 नहीं, ये भी काट दो, इसके पहले 7 नहीं, और बाद में 9 नहीं हो, है ना? पहले 7 हो लेकिन 9 नहीं हो, तो यहाँ पे 1 आ जा रहा है, ठीक है। पहले 7 है बट 9 नहीं है, यहाँ पे भी आ गया। पहले 7 नहीं है इसके, पहले 7 इसके भी नहीं है। पहले 7 हो लेकिन 9 नहीं हो, तो ये भी काट दो, 9 तो है इसमें, और पहले 7 हो और 9 नहीं है, मतलब यहाँ पे भी कितने आ गए? 1 2 3 और 3 ही आए, यानी आंसर क्या बने? हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कितने आ गए हमारे पास? 3 आ गए, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या रहा है, प्रश्न के लिए हमें निर्देश बताएं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता भी नहीं, इसे आप स्किप करके चलेंगे। चलिए आगे कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, नारंगी आलू फल के बीच के संबंध को कौन सी आकृति को दर्शाता है? नारंगी आलू फल तो कौन दिखाता है? तो आप बताओगे नारंगी जो है एक फल है, और लेकिन आलू क्या है? एक सब्जी है, यानी आंसर क्या बनाएंगे आप? ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों के कारण सही उत्तर हमें बताना है। कह रहा है राजेश जो है घूस लेने वाले अधिकारी को दंडित किए जाने चाहिए। राजेश कहता है तो गणेश कह रहा है कि इससे काम आसानी हो जाता है, इससे आम जनता को परेशानी होती है। तो आंसर क्या बताएंगे? इसे आप बताओगे केवल एक इसमें उपयुक्त है, इसे काम जो है आसान हो जाता है ना, आंसर से ये बताएंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन से हमारे पास क्या है कि फादर में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिसमें वर्णमाला के क्रम में है। तो अब देखो फादर जैसे लिखा गया तो हम अकॉर्डिंग टू हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ लिखते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे फादर लिखते हैं एफ ए टी एच ई आर लिखते हैं, ठीक है ना, एफ ए टी एच ई आर लिखेंगे। तो आपके पास कौन है? तो ई वाला एक मैच कर रहा है, बस और कोई नहीं, यानी आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।